हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और कह सकते हो डिफ्यूजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अलग अलग तरह से केसेस हमने लिए थे। तो एक पार्ट जो है कह सकते हो इस चैप्टर का यहाँ आके कंप्लीट होता है। बेसिकली ये जो पूरा डिस्कशन था वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के एप्लीकेशन पर था, उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस हमने किए। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन हमने डिराइव की है ये प्योरली हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी, लाइक बॉयल्स लॉ जो कि प्योरली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, तो ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो क्या हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को थियोरेटिकली डिराइव नहीं कर सकते बिना ऑब्जर्वेशन के? यानी ऑन पेपर हम ऐसा कुछ करें जिससे हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सके? तो यस, ऐसी एक थ्योरी हमारे पास है जिससे हम थियोरेटिकली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके थ्रू हम थियोरेटिकली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, लेकिन थियोरेटिकली डिराइव करना मुश्किल कह सकते हो आप, बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन को आसान करने के लिए कुछ अजम्पशंस लिए गए। तो पहले वो अजम्पशंस हम लिखते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टुलेट्स, जिससे ये जो हमारा डेरिवेशन है वो आसान हो जाए। और ये जो भी अजम्पशंस हम ले रहे हैं काफ़ी हद तक वैलिड भी है, आप ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक ये वैलिड अजम्पशंस है। तो इनके कारण जो एरर तो होगी, लेकिन फिर भी कह सकते हो वो एरर इतनी कम है कि ऑलमोस्ट हम करेक्ट आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके पहले इन पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए हम मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की साइज होती है वो कंटेनर की साइज के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हम? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो अच्छी खासी कंप्रेस हो जाती है। इसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छी खासी खाली जगह है, कंटेनर का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है। तो गैसेस अच्छी खासी कंप्रेसिबल होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर हम उन्हें पॉइंट पार्टिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। पॉइंट पार्टिकल वर्ड क्यों ज़रूरी है यहाँ पर? क्योंकि जो मैकेनिक्स आप और हम स्टडी करते हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल। अगर स्फीयर है तो फिर उसकी मैकेनिक्स कुछ और होगी, तो हम उन्हें पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो नोट डाउन द फर्स्ट अजम्पशन, gases are consist of large number of identical particles that are so small that the actual volume of molecules is negligible in comparison to the size of the container. They are considered as point masses. They are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gases. सेकेंड अजम्पशन, हम मानते हैं कि गैसेस के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है।
इसीलिए जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, वो फैल जाती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड नहीं फैल पाते क्योंकि उनके बीच में अच्छे खासे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो वो दूर दूर नहीं जा पाते हैं। तो लिखिए सेकेंड अजम्पशन, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between the particles the support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them. Next, particles of a gas are always in random motion, and moves in straight lines. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा, मतलब एक तरह से उस पर ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हो कि कंटेनर में गैसेज है तो ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ गैसेज की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ कम होगी। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो नीचे की तरफ ज्यादा होती, ऊपर की तरफ कम होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज ग्रेविटी का इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होता है। तो इसी में आप लिख दीजिए ग्रेविटी हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट। फर्दर इसी में लिख दीजिए if the particles were at rest and occupied fixed positions, then a gas would have had a fixed shape। अगर पोजीशन फिक्स्ड होती तो शेप भी फिक्स्ड होता है जैसे सॉलिड का होता है। देन a gas would have had fixed shape which is not observed। Next, during their random motion they collide with each other and with the walls of the container, pressure is exerted by the gas as a result of collision between particles and the walls of the container। पॉइंट यहां पर आप ये कह सकते हो कि गैसेस का प्रेशर कोलिजन के कारण लगता है, उनके मास के कारण नहीं है। तो यहां पर HDG वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोलिजन्स के कारण प्रेशर लगता है, इसीलिए इस वॉल पर, ऊपर, नीचे सभी तरफ जो गैसेस का प्रेशर लगेगा वो सेम लगता है। अगर यही मास के कारण होता तो ऐसा नहीं होता, प्रेशर केवल किस तरफ लगता, नीचे की तरफ लगता।
Next, collisions of gas molecules. Collisions of gas molecules are perfectly elastic in nature. There may be exchange of energy between colliding molecules. Their individual energies may change. Their individual energies may change, but the sum of their energies remains constant. If there were loss of kinetic energy, the motion of molecules will stop. And gases will settle down, which is not observed. ये हमारा 5th पॉइंट था, इलास्टिक कोलिजन। नाउ 6th पॉइंट पर आते हैं। क्या लगता है कंटेनर के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी होती है? नहीं, जैसा अभी मैंने कहा भी था, कॉलिजन्स होते हैं जिसके कारण टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बट किसी एक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती, किसी एक की कम हो सकती, तो उनकी स्पीड भी फिर अलग अलग होगी। तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है। कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड वेरी करती है। इनफैक्ट टाइम के साथ भी वो चेंज होती है। कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, किसी से टकराएगा तो अब उसकी स्पीड बदल जाएगी, फिर किसी और से टकराएगा फिर चेंज हो जाएगी। तो किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड कांस्टेंट भी नहीं है, और कंटेनर में सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी सेम नहीं होती है। हाँ, लेकिन हमें यह भी पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी की बढ़ी तो किसी और की कम हुई होगी, डेफिनेटली। यानी इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं कि लेट्स से एक कंटेनर के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि 200 से 300 मीटर पर सेकंड के बीच में कुछ N1 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, 300 से 400 मीटर पर सेकंड के बीच में N2 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, 400 से 500 मीटर पर सेकंड के बीच में N3 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक कोलिजन हो, इसकी स्पीड बढ़ के इस रेंज में आ जाए तो इसकी स्पीड कम होके इस रेंज में चली जाएगी, तभी टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तभी हो सकता है, या जरूरी नहीं कि आपस में इनके बीच में इंटरचेंज हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी स्पीड इस रेंज में आ जाए, इसकी स्पीड इस रेंज में आ जाए और इसकी स्पीड इस रेंज में चली जाए, तब भी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब यह है, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो आप ये कह सकते हो कि हमेशा किसी भी इंस्टेंट पर कंटेनर के अंदर N1 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 200 से 300 के बीच में होगी, N2 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 300 से 400, N3 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 400 से 500 के बीच में होगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, N1 मॉलिक्यूल की स्पीड इस रेंज में, N2 की इस रेंज में, N3 की इस रेंज में, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस मॉलिक्यूल की स्पीड अभी कुछ 200 से 300 के बीच में है, फिर 300 से 400 हो सकती है, 400 से 500 हो सकती है। उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बट किसी रेंज ऑफ स्पीड के बीच में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स्ड रहेंगे, और तभी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है आप में से बहुत ये सोच रहे हो कि जरूरी नहीं सर बदल जाए। मान लो ऐसा कुछ हो जाए
कि इसमें से भी एक मॉलिक्यूल यहां आ जाए और इसमें से भी एक मॉलिक्यूल यहां आ जाए, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, इसमें भी कम हो गए और इसमें बढ़ गए, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह सकती। कह तो सकते हो आप इस तरह से टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन यहां पर डाउट दूसरा आता है कि क्यों ये वाला मॉलिक्यूल भी इस रेंज में जा रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल भी इस रेंज में जा रहा है। अगर जाना होगा तो पहले ही चले जाते। क्या कुछ प्रीफर्ड है क्या? नहीं, 300 से 400 अभी कुछ बोनस मिल रहा होगा कि इस रेंज में जाने पर हमें कुछ अट्रैक्टिव ऑफर मिल रहा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो अगर किसी टाइम पर कुछ सिचुएशन है कि इसमें N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया कि ये भी इसमें चले गए, ये भी इसमें चले गए, फिर तो मैं कह दूंगा थोड़ी देर बाद फिर एक और चला जाएगा, फिर एक और चला जाएगा, फिर एक और चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है। फिर इसमें से एक मॉलिक्यूल इधर, इसमें से एक मॉलिक्यूल इधर, तो फिर तो कह सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल की स्पीड फिर तो 300 से 400 के बीच में हो जाएगी, जो कि नहीं है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम भी रहेगा और वो कांस्टेंट भी रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर चेंज करोगे फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और मैं आपको बताऊंगा अभी हम इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला भी दिया हमें, और उस फॉर्मूले के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि किसी रेंज ऑफ स्पीड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किसी रेंज ऑफ स्पीड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आगे वाले पार्ट में आएगा, पहले अभी आप लिख लीजिए। एट एनी पर्टिकुलर टाइम different particles in a gas have different speeds and hence different kinetic energies. This assumption is reasonable. और यहां पर मैं जो आपको लैंग्वेज लिखवा रहा हूं ना, वो एनसीईआरटी की ही लिखवा रहा हूं, ताकि कभी कभी उसमें से कोई स्टेटमेंट निकल के भी आए और पूछा जाए कि एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच इज करेक्ट, तो वही सेंटेंस हो, तो याद रखना हमारे लिए आसान होगा और डिसाइड करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है वो भी आसान होगा। तो इसीलिए मैं जो लैंग्वेज आपको लिखवा रहा हूं वो एनसीईआरटी की ही है। This assumption is reasonable because as the particle collide, we expect their speed to change. But at the same time, the distribution of speeds of molecules remain constant at a particular temperature. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर एक रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स रहेंगे, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। एंड लास्ट assumption 7,
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि किसी की कम है किसी की ज्यादा, तो हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to absolute temperature the support for this assumption comes from the fact that as temperature increases, the pressure at temperature increases at constant volume. Pressure also increases because molecules strike the wall, molecules strike the walls of the container with more speed and more kinetic energies. तो ये तो थे पोस्टुलेट्स। अब मैं यहां पर कैसे इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं वो समझा रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जो मैंने पोस्टुलेट्स आपको बताएं इनको वापस से 2-3 बार रीड करो और याद करो, और फिर रजिस्टर बंद करके वापस से इनको 2 या 3 बार आपको लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे इन पर बेस्ड, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और उसमें क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट सही तो होंगे, लेकिन हमें तो अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कौन कौन से स्टेटमेंट्स है उससे मतलब है, सही गलत से नहीं है। एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको मतलब होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन अब डेरिवेशन को अगेन हमें आसान करना है, तो यहाँ पर हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कंडीशंस ले रहे हैं जिससे जो डेरिवेशन है वो हमारा आसान हो जाए, राइट। तो कंसीडर करिए एक क्यूबिकल कंटेनर है, एक क्यूबिकल कंटेनर है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक्स जेड प्लेन कह सकते हो आप इसको, ये एक्स जेड प्लेन है। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर वो एक्स जेड प्लेन होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो है u1 u2 u3 अप टू un। हो सकता है इक्वल भी हो, बट u1 u2 u3 un ये इन पार्टिकल्स की स्पीड हो गई। और यहां पर जो कंटेनर है इसकी एज लेंथ को मैं l से लिख रहा हूं, एज लेंथ जो है वो l है। अब कोई भी जो पार्टिकल है उसकी हम कह रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड, स्पीड में बोल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड कह सकते हो। अब जो उसकी स्पीड है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसके हम कंपोनेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं u1
इक्वल्स टू u1 स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस u z स्क्वायर। किसी एक पार्टिकल की हम बात करें और मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल इज, ईच पार्टिकल इज m। हर एक पार्टिकल का मास कितना है? m। अब किसी एक पार्टिकल को कंसिडर करो और उस पार्टिकल की हम कह सकते हैं इस y डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है? uy। केवल मैं अभी इस डायरेक्शन की स्पीड की बात कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या है? uy। तो इस वॉल से वो टकराएगा, टकराने से पहले उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m/uy। और हम ये कह रहे हैं कि ये कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो अगर ये इस पे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी जो कह सकते हो कि स्पीड है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो स्पीड, वेलोसिटी, आप दोनों में से जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इतना हम बहुत ज्यादा यहाँ पर वेक्टर और उसकी बातें नहीं कर रहे। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो ये -m/uy हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो यहां पर मोमेंटम में चेंज, दिस माइनस दिस, तो ट्वाइस m/uy। हम यूं कह सकते हो कि ज्यादा मैग्नीट्यूड में ही इंटरेस्टेड है, तो इतना मोमेंटम में चेंज होगा, ट्वाइस m/uy। हाँ, लेकिन ये केवल किसके कारण? ड्यू टू ए सिंगल कोलिजन, ड्यू टू ए सिंगल कोलिजन ऑन xz प्लेन, सिंगल कोलिजन ऑन xz प्लेन जो शेडेड मैंने बनाया हुआ है। अब क्या होगा? ये एक कोलिजन के कारण मोमेंटम में चेंज हुआ है, ये पार्टिकल फिर यहां से टकरा के इधर जाएगा, इधर टकराएगा और वापस से इधर आएगा और फिर वापस इस वॉल से टकराएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक सेकंड में वो इस वॉल से कितनी बार कोलाइड करेगा, एक सेकंड में कितनी बार कोलाइड करेगा। तो पार्टिकल की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? uy। अब यहां से गया, l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कोलिजन करेगा, राइट। हर 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वो इसके साथ कोलाइड करेगा। अगर हमें ये निकालना है कि एक सेकंड में कितने कोलिजन्स होंगे, तो एक सेकंड में ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी? उसकी स्पीड के बराबर। तो एक सेकंड में वो टोटल uy डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हर 2l डिस्टेंस पर एक कोलिजन होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन xz प्लेन, ये शेडेड वाला ही बात कर रहा हूं, xz प्लेन पर सेकंड ux डिवाइडेड बाय uy डिवाइडेड बाय 2l। हाँ, यहां पर आपको डाउट आ सकता है कि सर क्या गारंटी कि ये पार्टिकल जो यहां टकरा रहा है फिर वो वापस यहां टकरा के यहां टकराएगा? वो किसी और डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, किसी और से कोलिजन हो गया तो उसकी डायरेक्शन ही बदल गई। यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन इस रूम के अंदर इस वॉल पर अगर मैं बात करूं, अभी प्रेशर लग रहा है जितना भी लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर। 1 आवर के बाद भी उतना ही प्रेशर लगेगा, 10 आवर्स के बाद भी उतना ही प्रेशर लगेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अभी जितने मॉलिक्यूल्स, अभी जो मॉलिक्यूल्स इस वॉल से टकरा रहे हैं 1 आवर के बाद भी वही मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे, 10 आवर्स के बाद भी वही मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल अभी इधर टकरा रहा हो सकता है 1 आवर के बाद वो इधर टकरा रहा हो, लेकिन इस पर तो प्रेशर अभी भी उतना ही लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं 1 आवर के बाद भी उतने ही टकराएंगे। तो अगर इस डायरेक्शन से कोई मॉलिक्यूल किसी और तरफ चला गया तो किसी और तरफ से मॉलिक्यूल इस तरफ आ जाएगा,
तभी प्रेशर जो है वो उतना ही लगेगा। यानी जो एक कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में जा रहा है तो किसी और डायरेक्शन वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल किसी और डायरेक्शन में चला गया तो इसकी जगह कोई और आ गया। हमारे तो सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, तो आप ये सोचो ना कि ये मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आसान हो जाएगा। क्योंकि इसकी जगह कोई आ गया, आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो सारे ही मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। तो इसीलिए आप ये मान लीजिए कि यही मॉलिक्यूल वापस यहां आके टकराएगा। तो पर सेकंड कितने कॉलिजन्स होंगे, uy/12। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, ये केवल हम इसी वॉल्व की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या हो जाएगा, ट्वाइस mu/y। एक कॉलिजन के कारण मोमेंटम में चेंज, पर सेकंड कितने कॉलिजन हो रहे हैं, uy/12। तो ये आ जाएगा mu/y²/L। mu/y²/L। ये पर सेकंड एक मॉलिक्यूल के कारण मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है। और ये भी इसकी केवल कौन सी डायरेक्शन में स्पीड, इस uy के कारण। अब बाकी के मॉलिक्यूल्स भी इस वॉल पर टकरा रहे होंगे, तो बाकी के मॉलिक्यूल्स के कारण भी अगर हम बात करें तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन दिस xz प्लेन। तो हर एक मॉलिक्यूल का uy कंपोनेंट लेना होगा, हर एक मॉलिक्यूल का y कंपोनेंट लेना होगा। तो समेशन ऑफ m/L uy²। समेशन ऑफ m/L uy², राइट। केवल इसी वॉल, इसी पर हम बात करें। अब मॉलिक्यूल्स इस वॉल पे भी प्रेशर लगाएंगे, ऊपर वाले पे भी लगाएंगे, इधर वाले पे भी लगाएंगे। तो अगर कोई और प्लेन है, जैसे अगर हम ले लेते हैं ये, तो ठीक है xz प्लेन था, मैं yz प्लेन लूंगा। अगर yz प्लेन है तो कौन सा यहां पर uy की जगह क्या आ जाएगा, ux²। तो अगर ऑन yz प्लेन अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम ऑन yz प्लेन, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ m/L ux²। और ऑन xy प्लेन m/L uz²। ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को फोर्स, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो ये एक तरह का फोर्स हो गया। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये एक तरह का फोर्स हो गया। और एरिया क्या है, L²। तो अगर प्रेशर निकालना है तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर इस प्लेन की मैं बात करूं तो इसके प्रेशर को Py लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m और l बाहर आ जाएगा L² से, तो m/L³ uy²। Px क्या हो जाएगा, m/L³ ux²। Pz क्या हो जाएगा, m/L³ uz²।
अब हमें पता है कि जो प्रेशर है जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, हर एक तरफ प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। तो क्यों ना हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Px प्लस Py प्लस Pz अपॉन 3, इन तीनों का सम कर दिया। वैसे ये तीनों भी इंडिविजुअली भी इक्वल होंगे, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइड बाई 3। इसे आप यूं भी कह सकते हो कि हाँ सम भी कर सकते हो, ये 3Px के बराबर भी है, 3Py के बराबर भी है, डिवाइड बाई 3 हो गया। इससे क्या फायदा मिला हमें, इन सबका सम हो गया तो m अपॉन 3l क्यूब समेशन ऑफ क्या आ गया ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ u स्क्वायर, जहां पर u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर ये मॉलिक्यूल की क्या हो गई स्पीड हो गई। तो यहां पर P इक्वल्स टू m अपॉन 3l क्यूब समेशन ऑफ u स्क्वायर, और फाइनली l क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं वॉल्यूम, तो PV इक्वल्स टू 1 अपॉन 3m समेशन ऑफ u स्क्वायर। ये u स्क्वायर क्या है बेसिकली u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, इन सब का सम। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसमें प्रेशर की टर्म भी आ गई, जिसमें वॉल्यूम की टर्म भी आ गई। यहां पर ये जो स्मॉल m है वो हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल मास है, हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल मास है। देन अब यहां पर देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी की स्पीड u1 है, किसी की u2 है, तो जैसे क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग होते हैं तो हम वहां पर क्या निकालते हैं एवरेज मार्क्स निकालते हैं। अब एवरेज निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे नॉर्मली जो हम एवरेज निकालते हैं वो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, मीन मतलब एवरेज ही है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये वर्ड्स यूज होते हैं आपको पता है। तो जब क्लास के अंदर मार्क्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं n1 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं m1 प्लस n2 स्टूडेंट के मार्क्स हैं m2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n1 प्लस n2। ये सिंपल अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज हो गया। और भी तरीके होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 10 स्टूडेंट, एक का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, इस तरह से। तो अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू 10 की पावर 1/10, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे फिर पावर में 1/10 आ जाएगा, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर अगर मैं आपको स्पीड की हम बात करें, अगर हम स्पीड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स की भी स्पीड अलग अलग है, तो उनके लिए भी हम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। तो एक तो सिंपली यू एवरेज स्पीड क्या होती है, यू एवरेज ये नॉर्मल अर्थमेटिक मीन है। n1 मॉलिक्यूल की स्पीड है u1, n2 की है u2, n3 की है u3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। लेकिन या जितने भी मॉलिक्यूल्स है इसे आप ऐसे लिख सकते हो n1 n2 n3 अगर, और सबकी स्पीड अलग अलग है तो u1 प्लस u2 सबकी स्पीड अलग अलग है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए n डिवाइड बाय n का। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर मैंने माना n1 मॉलिक्यूल की स्पीड u1 है, n2 की u2 है, तो यहां पर मैं माना इसकी u1, इसकी u2, इसकी u3, ये u एवरेज हो गया। इसी तरह से एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं यू आरएमएस। यू आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड। वापस मैं लिख के समझा रहा हूं, यहां पर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इसका स्क्वायर। रूट ऑफ एवरेज मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड, रूट ऑफ एवरेज यानी मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। स्क्वायर स्पीड का पहले स्पीड का किया स्क्वायर, उसका ले लिया एवरेज, और फिर वापस उसका क्या ले लिया रूट ले लिया। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहां पर मैं इसको, इस पर्टिकुलर केस को
स्क्वायर इधर लेके, तो यू आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन ऑफ यू स्क्वायर। तो यहां पर अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू 1/3 m n u RMS स्क्वायर। 1/3 m n u RMS स्क्वायर, राइट। तो हमने प्रेशर वॉल्यूम को स्पीड से रिलेट कर दिया, बट हमें तो इसको किससे रिलेट करना है, टेम्परेचर से रिलेट करना है। वो कैसे करेंगे, हाँ उसके लिए अभी अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि हम एज अ फैक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बट मैक्सवेल की इक्वेशन से वो डिराइव होके आता है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अभी डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सवेल की इक्वेशन से डिराइव करना उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैक्सवेल ने या इवन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी में भी हमने लिखा था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर URMS इक्वल्स टू होता है 3RT/m। ये भी कहाँ से आया है ये मैं सोचना, इसको यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो URMS स्क्वायर की जगह मैं ये 3RT/m लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर PV इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो m है ये 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास है, और ये जो m है वो एक मॉलिक्यूल का मास है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1/3 m इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड भी कर दिया। तो ये 1 मोल का मास हो गया, जिसे मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, m और URMS स्क्वायर, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये 1 मोल का मास। अब हम यहाँ पर URMS की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1/3 n m URMS का पुट कर 3RT/m, m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो PV इक्वल्स टू nRT। ऑब्वियसली जेई में कोई आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, जेई में कोई नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि ऐसा होता है, तो कोई डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस तो वहाँ नहीं आएंगे। हाँ, बट हमने इसको डिराइव कर लिया, तो बार बार आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप इसमें टाइम दे रहे हो। ठीक है, 1-2 बार आप रीडिंग लगा सकते हो ताकि आपको पता हो। अदरवाइज फॉर जेई पर्पस पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट्स आपको याद होनी चाहिए। ये तो ठीक है, हमने यहाँ पर इसको रिलेट कर दिया, फाइनली PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन आ गई। हाँ, लेकिन याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ यहाँ से। जो आपको याद रखना है, ये तो खैर ऑलरेडी आपको पता है, ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू 1/3, ये इक्वेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हमने यहाँ से डिराइव किया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। कोई अननोन है तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mu स्क्वायर। अब सभी पार्टिकल का मास तो सेम है, तो ये 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी हम बात करें 1 मोल की, 1 मोल की, तो क्या होगा, 12 m। किसी की स्पीड u1 स्क्वायर, किसी की u2 स्क्वायर, तो समेशन ऑफ u स्क्वायर। और जैसे ही समेशन ऑफ u स्क्वायर आए तो उसकी जगह अब आप क्या लिख सकते हो, जैसा अभी हमने लिखा था, m n URMS स्क्वायर। और फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1/2 स्मॉल n कैपिटल M, और URMS स्क्वायर को 3RT/m। ये 1 मोल नहीं है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी m, जितने भी पार्टिकल्स है उसकी, क्योंकि u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर, तो n मॉलिक्यूल्स है, तो ये n मॉलिक्यूल्स की है, n मॉलिक्यूल्स की है, या n मोल की कह सकते हैं आप। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या आ गया, 3/2
काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, और अगर आपको 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल n से डिवाइड करना होगा 3/2 RT, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा तो 3/2 R/NAT, और इसी R/NA को लिखा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kT, जहां पर ये जो K है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कुछ नहीं, फॉर्मूलेज हैं, याद रखो। ये काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा ये सब एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। आप चाहो तो इसके आगे वर्ड एवरेज लगा सकते हो क्योंकि ये हमने सबका एवरेज निकाला है, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो कहीं एवरेज लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा होता है, लेकिन फाइंड आउट जो हम कर सकते हैं वो एवरेज ही कर सकते हैं। इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी तो वेरी कर रही है, वो कुछ फिक्स्ड भी नहीं है, तो हमेशा ही आप एवरेज ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो कहीं पर एवरेज वर्ड लिखा होता है, कहीं पर नहीं लिखा होता है। तो दिस इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेस थे वो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। Maxwell distribution of molecular speed. Maxwell distribution of molecular speed अभी जैसे हमने कहा था, एक कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। किसी से कोलाइड करेगा तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है। बट सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमने कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी किसी रेंज ऑफ स्पीड के बीच में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो जो अभी सेंटेंस लिखा था एक बार फिर से वो लिख लेते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature the distribution of speeds of molecules remain constant in a container। इसको थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स number of molecules in a given speed range, number of molecules in a given speed range remains constant। तो अब मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला कहां से आया हमें उससे नहीं मतलब है। इवन सही पूछो तो फॉर्मूला भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जरूर है। अब बिना फॉर्मूले के अगर मैं आपको केवल एप्लीकेशन बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है।
इसीलिए अगर फॉर्मूला सामने होगा तो उसके एप्लीकेशन को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसके एप्लीकेशन से मतलब है। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला इज dn इक्वल्स टू 4 पाई एन m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 u स्क्वायर e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू डी। यस, इतना बड़ा है ये फॉर्मूला, आसान नहीं है डिराइव करना, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तब जाके कहीं हम इस फॉर्मूले तक पहुंच पाए। यानी अगर पर्टिकुलर के उस फॉर्मूले को अगर हमें डिराइव करना है तो 6-8 महीने कम से कम इसी पर लगना पड़ेगा, तब जाके अच्छी खासी मैथमेटिक्स, अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स पहले पढ़नी पड़ेगी। है केमिस्ट्री बट पहले मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। खैर, यहाँ पर कौन सी टर्म क्या है वो मैं बता दूं पहले। तो m मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जिसे आप कह सकते हो, T अंडरस्टूड है टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट है, और N यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, और U जो है वो क्या है, स्पीड है। U जो है वो स्पीड है, इसको आप ऐसे कह सकते हो dN जो है वो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन U to U plus D। Number of particles having speed between U to U plus du। तो dn थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है, dn, हाँ बस ठीक है, नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। dn भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको चेंज इन नंबर वर्ड नहीं बोलना है, dn को नंबर ही बोलना है। हाँ, इसको क्यों dn लिखा जाता है उसका मैं बता दूं कि अगर अभी मैं उस पर आ रहा हूं, बट इसको भी नंबर ऑफ पार्टिकल ही बोलोगे, चेंज नहीं वर्ड बोलोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u to u plus du। अब मान लेते हैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं 100 से 200 मीटर पर सेकंड के बीच में, 100 से 200 मीटर पर सेकंड के बीच में। तो अब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे बिटवीन 100 से 200, या जिस रेंज में करोगे, u1 से u2 करोगे तो u1 से u2 के बीच में आ जाएंगे, u2 से u3 के बीच में करोगे तो u2 से u3 के बीच में आ जाएगा। यानी अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। जिस रेंज में फाइंड आउट करने उस रेंज में आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो आपको वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे जिसकी स्पीड उस रेंज में होगी। बट क्या लगता है आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो इसलिए आते जरूर, लेकिन वो इसलिए नहीं आएंगे कि आप और हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इवन आप 12th में अच्छी खासे लेवल के इंटीग्रेशन पढ़ोगे, बट ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसे आप कह सकते हो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, वो आप डिसाइड कर लेना, लेकिन अगर कर सकते तो जरूर क्वेश्चंस बनते। सिंस हम नहीं कर सकते इसीलिए इस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब हम यहाँ पर ये तो फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ से कि किसी रेंज में कितने पार्टिकल्स होंगे, हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हाँ, बट इस इक्वेशन से आप ये जरूर फाइंड आउट कर सकते हो कि 100 से 200 के बीच में कितने पार्टिकल्स है, 200 से 300 के बीच में कितने पार्टिकल्स है। उसके लिए आपको इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इसको मैं ऐसे 100 से 200 के बीच में dn1 पार्टिकल्स है, 200 से 300 के बीच में dn2 पार्टिकल्स है, 300 से 400 के बीच में dn3 पार्टिकल्स है। तो यहाँ से अब हम हर एक रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, रेंज में ही फाइंड आउट कर सकते हो, किसी स्पीड पर कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। केवल किस में फाइंड आउट कर सकते हो, रेंज में। हाँ, वो रेंज छोटी हो सकती है, वो रेंज छोटी या बड़ी हो सकती है। जैसे 100 से 200 की रेंज भी आप ले सकते हो, 100 से 101 की रेंज भी ले सकते हो। आप चाहो तो इस रेंज को और छोटा कर सकते हो, 100 से 100.5 की रेंज ले सकते हो,
100 से 100.5 की रेंज ले सकते हो, या आप चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हो, तो वो रेंज आप छोटी कर सकते हो। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्पीड से कितने पार्टिकल मूव कर रहे होंगे वो आप यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक और चीज है, अगर आपने रेंज को बहुत छोटा कर दिया, आपकी रेंज बहुत कम है, जैसे 100 से 101 की मैं बात करूं, 100 से 101, तो अब यहां पर 100 से 101 सिंस रेंज बहुत कम है, तो हम बिना इंटीग्रेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा अच्छा फील आएगा आपको। अगर मैं कहूं कि फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन 100 to 101, तो कह सकता हूं सिंस रेंज इज स्मॉल, तो यहां पर u तो हो गया 100 और du हमारा कितना हो जाएगा 1। u तो हो गया 100, du कितना हो जाएगा 1, तो बाकी के du की जगह 1, u की जगह 100, बाकी के सारे पैरामीटर्स पुट कर दो, तो यहां पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और फर्दर ये भी कहा जा सकता है कि सिंस 100 से 101 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये बोलो कि नहीं इनकी स्पीड 100 से 101 के बीच में है, या आप ये बोल दो नहीं सभी की स्पीड 100 है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप अजम्पशन ले रहे हो, आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, तो ठीक है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई ये बोल सकता नहीं इन सबकी स्पीड 100.5 है, ये भी बोल सकते हो। कोई ये भी बोल सकता नहीं सबकी स्पीड ऑलमोस्ट 100 है। तो यहाँ पर कभी कभी इस तरह के सेंटेंस हम यूज कर लेते हैं कि इतने पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड 100 है, तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 100 नहीं होगी, वो इसके आसपास होगी, वो इसके आसपास होगी। अब वो आसपास क्या होगी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिला के यहां से आप हर एक रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब इससे एवरेज कैसे निकाला जा सकता है उसका एक तरीका मैं बता रहा हूं। अब मान लेते हैं, जैसे ये थोड़ा सा फिर से कह रहा हूं, सोचना, एग्जैक्ट तरीका ये नहीं इसको सॉल्व करने का, एग्जैक्टली तो सब कुछ इंटीग्रेशन से किया जाता है, बट सिंस हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसका मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं कि अब मान लेते हैं 100 से 101 के बीच में आपने पार्टिकल्स निकाले, और 100 से 101 के बीच में कितने पार्टिकल्स आ गए dn1, 100 से 101 से 102 के बीच में कितने आ गए dn2, 102 से 103 के बीच में कितने आ गए dn3 पार्टिकल्स आ गए। अब ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं यहां पर, और कह सकता हूं कि dn1 पार्टिकल की स्पीड है 100, dn2 पार्टिकल की स्पीड है 101, dn3 पार्टिकल की स्पीड है 102। आप कुछ और तरह से बोलना चाहते हो वो भी बोल सकते हो, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि dn1 पार्टिकल की स्पीड कितनी है, जो भी यहां पर u1 लिख देता हूं मैं, 100 या जो u1 है। dn2 पार्टिकल की स्पीड कितनी है, u2 है। रेंज के बजाय कोई एक वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, dn3 पार्टिकल की स्पीड कितनी है, u3। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, dn1 प्लस dn2 एंड सो ऑन। तो n1 पार्टिकल की स्पीड u1, n2 पार्टिकल्स की स्पीड u2, तो यहां पर ये क्या हो गया, u एवरेज। हाँ, लेकिन अब इसका समेशन कर सकते हो, dn इंटू u अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि क्या हो जाएगा, यहां से इस dn की वैल्यू को आपको यहां पुट करना होगा, और फिर इसे इंटीग्रेट करना होगा, और जब इसे आप इंटीग्रेट करते हो तो फॉर्मूला आता है 8RT/πm, और 8RT/πm ये भी u एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। √8RT/πm एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और इसी तरह से जो अभी मैंने URMS स्पीड का फॉर्मूला लिखा था वो इसी तरह से आता है। URMS के केस में क्या करना पड़ेगा, dn1 पार्टिकल की स्पीड कितनी है, u1 स्क्वायर, dn2 पार्टिकल्स की स्पीड कितनी है, u2 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन, डायरेक्टली n लिख दिया। समेशन अब की बार इंटीग्रेशन में चेंज क्या आएगा, यहाँ u1 स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय n आ जाएगा। अब फिर से इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 3RT/n, ये एक और
ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, दोनों ही एवरेज है। ये अर्थमेटिक एवरेज है, ये अलग तरह का एवरेज है। देखिए एवरेज आप अलग अलग तरह से निकाल सकते हो। आप सबको पहले क्यूब कर दो, यहाँ पर सबका u1 क्यूब u2 क्यूब, और फिर वापस इसका क्या ले लो, क्यूब रूट ले सकते हो। यहाँ पर ये स्क्वायर लिखना होगा, यहाँ पर भी ये स्क्वायर लिखना होगा, क्यूब रूट ले सकते। अगर इन सब का क्यूब कर दिया तो यहाँ क्यूब रूट ले लो। इन सब की पावर 4 है तो फिर यहाँ पर फिर पावर कितनी कर दो, 1/4 कर दो। तो ये अलग अलग तरह के एवरेज है, कौन सा सही कौन सा गलत नहीं होता है। जब आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टैटिस्टिकल मीन जिसे हम बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कौन सा यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन जो है इसी तरह से आते हैं कि एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनकी एवरेज स्पीड बताओ। कभी ये नहीं आएगा कि स्पीड बताओ, कौन सी स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। आरएमएस स्पीड बताओ तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, राइट। तो ये फॉर्मूले हैं, अभी और भी बहुत सारी बातें यहां पर आएगी। अभी तो मैंने आपको 2 स्पीड बताई है, इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं जो कि फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको और बताऊंगा, बट आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।